नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय सिया राम, हर हर महादेव। We forgotten to wish people in Chinese and in Japanese. So in Japanese konnichiwa, in Chinese ni hao, और आप सब लोगों को सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन नाउ में। और प्रदीप जी, I still can't wrap my head around the fact that my friend Baba Siddiqui is no more, but he's gone, which is rather sad. But then life has to go on. And life is going on. So now we've got elections. But we hope that it reaches a logical conclusion. I mean, investigation should be the right track. Investigation should reach the right people and find out why it is. Because Lawrence Bishnoi, I mean, आप तो पूरे इस चीज में बहुत माहिर हो, understanding all nitty-gritties about how country, the nation, walks and talks. So when you talk about Lawrence Bishnoi, then you have got the interest of the state in that, because he's मेहमान है state का. जी. आज कनाडा भी उनका नाम ले रहा है कि अमित शाह जी और लॉरेंस बिश्नोई मिलकर कनाडा में इलिजिटिमेट किलिंग्स कर रहे हैं हमारे कैनेडियन सिटीजन्स का, जो निज्जर वगैरह था। तो यू हैड लॉट ऑफ किलिंग्स इन पाकिस्तान। बिश्नोई हैड सम फ्रेंड्स इन पाकिस्तान वो गैंगस्टर्स। तो यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेट गेस्ट हु इज अंडर द स्टेट्स कस्टडी एट साबरमती। But then let me remind you, Pradeep ji, Mr. S. Jaishankar, when he was asked the same question, he said कि यार वो हिंदी का जो पुराना एक वो प्रॉवर्ब है ना, मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहते हैं वो कनाडा के अंदर सारे खालिस्तानियों को तुमने भरा हुआ है और हमको बोल रहे हो कि हम लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो। इन एनी इवेंट, एज फार एज द लॉरेंस बिश्नोई थिंग इज कंसर्न, आई पर्सनली थिंक दैट्स अ स्मोक स्क्रीन, दैट्स अ रेड हेरिंग। द रियल ट्रूथ, आई होप इट कम्स आउट। Like for example, we have been waiting for the real truth behind the Sushant Singh Rajput killing to come out up till now, or the Sushant Singh Rajput suicide to come out up till now. अभी तक नहीं आया सर। क्या हुआ क्या नहीं हुआ याद नहीं आपको? कितना शोर मचा था उस वक्त, ये हो गया, ये कंस्पिरेसी है, ये लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ नहीं आया उसके बारे में सर। बट यहाँ पर इफ यू सी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एनीबडी हु अंडरस्टैंड्स क्राइम और लिटिल बिट पॉलिटिक्स ऑफ क्राइम, एक सीक्वेंस था 1-1.5 महीने पहले सिटिंग एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी पर केस रजिस्टर होता है अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने ही पुलिस स्टेशन में। And the SRA chief is Mr. Kalyankar, who used to be the OSD of Baba Siddiqui when Baba Siddiqui was the Minister of State for Food and Civil Supplies. Exactly sir। और कोई भी SRA मैटर्स में ऑल सर्वेज का विरोध होता है, हमेशा विरोध है। पूरे मुंबई में, ठाणे में जहां भी स्लम रिडेवलपमेंट हो रहा है, देयर इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सर्वे बिकॉज देयर आर सो मेनी इंटरेस्टेड ग्रुप्स देयर। तो वेरी फ्यू ओकेजन्स दैट, in fact only first occasion that एक एमएलए, सिटिंग एमएलए पे और रूलिंग पार्टी के एकदम खास एमएलए पर केस हो जाता है वहां पर, और उसके 1-1.5 महीने के बाद हत्या हो रहा है। तो इट इज लिंक्ड। अभी इफ द पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट इतना पावरफुल है कि एक एमएलए पर, सिटिंग एमएलए पे केस कर सकते हैं, तो रेस्ट इज आउट। बिकॉज 10 एकड़ जमीन वहां पर संत ज्ञानेश्वर नगर में और 44 एकर्स मिथि रिवर के इस तरफ पूरे अडानी बोधपुर ग्रुप जी। सो दिस एंड इट्स डिफिकल्ट टू रीच अ लॉजिकल कंक्लूजन बिकॉज जो बिजनेस इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट और पूरे पावरफुल इंटरेस्ट इन्वॉल्व जो दिख रहे हैं हम लोगों को, इट्स इम्पॉसिबल। So which means there is a possibility that the truth may never come out. There is a possibility, that's all I'm saying, because till today we don't really know what happened in the JFK assassination. And that took place in 1963, for God's sake, on the 22nd of November, and we are still speculating about that. So, I don't know what's happening. And we are still not sure about Indiraji's assassination. I was there in Delhi at that time, and I've covered it. There was talk of a third assassin. The police had issued a bulletin about a third assassin, and suddenly 2 days later, it was all forgotten. All forgotten. So these are things which are kind of very ephemeral, so to speak. But the only thing is, in the interest of everybody, I hope the truth really comes out. मैं उम्मीद करता हूँ कि सच सामने ज़रूर आएगा कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी को किसने मारा और उसके पीछे असल में कौन था। My only contention is, Pradeep ji, before we go to our esteemed guests, and of course we'll talk about the elections which are due on the 20th of November, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की मौत जो है वो मतलब, as I said, he was a very, very good personal friend of mine.
very dear friend of mine. So naturally, I'm still. You come I to terms with- can't really say that I'm in a state of shock, but I haven't come to terms with the fact that he's not there. Sir, 9 millimeter pistol से उनकी हत्या की गई. Now the 9 millimeter pistol, as I've been repeating again and again, is police issue. It is a pistol which is used by sub-inspector and inspector level officers in the police force, in police forces all over the country, Bilkul. as well as by paramilitary forces and by the lower ranks in the Indian armed forces. The 9 millimeter pistol usually has a 13 bullet magazine, 13 bullet की magazine होती है, and it is very difficult to get. क्योंकि ये सिर्फ पुलिस को इशू की जाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को इशू की जाती है और इंडियन आर्म फोर्सेस के पास होती है. बाकी जैसे .32 है, .34 है, ये मिल जाती हैं. वेबली स्कॉट जो है वो मिल जाती है, स्मिथ एंड वेसन मिल जाती है. लेकिन ये जो है वॉल्थर पीपीके वो भी मिल जाती है, माउजर भी मिल जाती है, लेकिन ये 9 मिलीमीटर जो है ये ज्यादातर नहीं मिलती है. तो इनके पास 2 9 मिलीमीटर कहां से आई, किस जगह से आई? मतलब दिस इज ऑफिशियल इशू, सो वेयर डिड इट कम फ्रॉम? नाउ दैट्स a line of investigation that I hope our friend Mr. Datta Nalawade will pursue and come to its logical conclusion. that if he has the power to investigate, because it all depends on the coming few months. That's kya right. hota hai. But the elections in Maharashtra are going to be very, very interesting. And to talk a little bit more about that, we have 3 very, very important guests indeed. We have our dear old and most respected friend from the BJP after a long, long time, Mr. Avdut Wagh. अवधूत वाघ साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार सर. नमस्कार सर, जय सिया राम. कैसे हैं? बड़े दिनों के बाद सिया राम. आपके दर्शन हो रहे हैं सर. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. सो नाइस ऑफ यू सर. Thank you for inviting me. Thank you. फ्रॉम अकोला, सुधीर ढोने साहब ऑफ द कांग्रेस पार्टी. ढोने साहब कैसे हैं? सब मजे में. सर आज आपकी स्माइल नहीं दिख रही मेरे को. ज्यादातर आपकी शक्ल पे हमेशा एक मुस्कान होती है. आज क्या हो गया? इतने सीरियस क्यों है भाई? अगर मैं AK हंगल होता तो पूछता इतना सन्नाटा क्यों है? सब ठीक तो है ना सर? नहीं ठीक है सर. और गोरखपुर से मनीष सिंह साहब. मनीष सिंह साहब अभी गोरखपुर में है, लखनऊ में है, कहाँ है? सर लखनऊ में. तो लखनऊ से मनीष सिंह साहब समाजवादी पार्टी के. सो अवधूत वाघ साहब, सिंस यू हैव जॉइंड अस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, फर्स्ट विद यू सर. सर योर एनालिसिस ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है सर महाराष्ट्र के चुनाव में? 20 नवंबर को चुनाव है. 2 घटक दल हैं, एक महायुति है और एक MVA है. आप बताएं सर, महाराष्ट्र के लोगों का रुझान किस तरफ है? बताएं. I think after the unexpected results of Lok Sabha election 2024 in Maharashtra, Mahayuti was looking a little bit down as compared to Maha Aghadi for last couple of months, which was a fact. जो महायुति का कॉन्फिडेंस था कम था, महाविकास आघाड़ी का कॉन्फिडेंस बहुत जोरों में था. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट द कंसोलिडेशन ऑफ वोटिंग इन महाविकास आघाड़ी वाज मोर देन एक्सपेक्टेड, which result into a very good victory for Mahavikas Aghadi candidate in Lok Sabha. However, Mahayuti has learned out of the mistake, and Mahavikas Aghadi is still in the same atmosphere which they think it was before Lok Sabha election. हुआ है क्या कि लाड़की बहन योजना जो मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी और अजित दादा ने जो बनाई है, उसके जो लाभार्थी है 50% वुमन, they are focused on that, and 7,500 rupees have already gone in their respective accounts. This is going to play a very major role in this election. Yesterday or 2 days back, Eknath Shinde has also announced that Toll Mukta Mumbai, the toll, all 5 toll nakas have now made free for small vehicles. More than 2.5 lakh of the people from Mumbai and MMRDA region are going to get affected out of it.
if you go through the arithmetics and statistics of Lok Sabha election 2024 in Maharashtra, the difference between two parties is only 0.3%. And even small here and there is going to make a lot of difference in the Vidhan Sabha election. According to me, and to be very realistic, without boasting much about my party, Mahayuti, or underestimating Mahavikas Aghadi, I think that this 2024 election is going to be a neck-to-neck election as on today. दोनों का भी पगड़ा आज तो मुझे समान दिख रहा है. आने वाले कल में all parties, how they consolidate their votes is very important. But Waq साहब, you know, one way आपने तिजोरी तो गरीबों के लिए खोल दिया. You open the treasuries for the गरीब से गरीब, लाडकी बहन, BMC bonus, state government bonus, central government bonus आपने पूरा खोल दिया. But law and order something is that is you have to explain to the people. Recent बाबा सिद्दीकी, उससे पहले you know बदलापुर, उससे पहले कल्याण पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग, a lot of incidents have been taking place. Does it put a question mark where law and order is concerned, Waq साहब? भैया अभी आज मैं आपके टीवी स्टूडियो में आके बैठ जाऊं ना, और बाजू बाजू में बहस में आपके कान के नीचे में आवाज निकालूं ना, तो उसके लिए भी क्या आप होम मिनिस्टर को पकड़ोगे क्या? कि पर्सनल लेवल पे जो होता है वो वी कैनॉट अवॉइड. फॉर एग्जाम्पल, इज इट फॉर द फर्स्ट टाइम MLA ऑफ मुंबई? आई एम रियली फीलिंग वेरी सॉरी अबाउट बाबा सिद्दीकी. आई नो हिम सिंस 1984. आई एम फीलिंग वेरी सॉरी अबाउट इट. बट उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए कि विठल चव्हाण जो शिवसेना के MLA थे परल के, उनका मर्डर हुआ. रमेश मोरे का मर्डर हुआ. प्रेम कुमार शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के MLA थे, उनका मर्डर हुआ. उसके बाद में रामदास नायक जो बांद्रा के भारतीय जनता पार्टी के MLA थे, उनका मर्डर हुआ. मुंबई के अध्यक्ष भी थे वो. तो मुंबई में ये पहली घटना नहीं हुई है. इसके पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के 4 MLA मर गए. वो टाइम आपने शायद उठाया होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन कितने जन ने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया था. तो ये जो सिचुएशन होती है, प्रोटेक्शन दिया था कि नहीं? तो बिल्कुल दिया था. वाई टाइप की सिक्योरिटी बाबा सिद्दीकी को दी थी, प्लस उसके साथ भी उसके बॉडीगार्ड तो थे ही, उनके कार्यकर्ता तो थे ही. इतना होने के बाद ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, लेकिन वो होने के बाद तुरंत हम 2-3 जन को पकड़ सकते हैं, रियासत में ले सकते हैं. वी हैव टेकन देम इनटू कंस्टडी. वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू फाइंड आउट हु ऑल आर द कल्प्रिट्स बिहाइंड दिस मर्डर, एंड सून वी विल रीच to the logical conclusion about this case. I understand as far as the Badlapur case is concerned, which is also very, very sensitive and very, very unfortunate. But I think the department has successfully, successfully given the justice to the victim, and it has taken to the logical conclusion. Right. डोने साहब, मनीष सिंह जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, 1 मिनट. डोने साहब, आपको कुछ बोलना है इस विषय के बारे में? नहीं, ऐसा है, अभी वाक साहब ने जो बोला है जी, पूरी बात कि लाडली बहन की वजह से जी बहुत सारा फायदा होने वाला है जी. तो उन्होंने कबूल किया कि लाडली बहन की जो योजना है सिर्फ फोटो के लिए की है. ये तो उन्होंने खुद ही कबूल दिया. हेलो जी, सुन रहा हूं, बोलिए. हाँ, तो ये इसका मतलब है कि इलेक्शन के मौके पर इन्होंने सिर्फ फोटो के लिए किया है. इनके लिए कोई महिलाओं के प्रति, बहनों के प्रति कोई प्रेम या कुछ सहानुभूति नहीं है. इनको वोटों के लिए, और 7,500 रुपए गए बोले, तो ये गए भी होंगे, लेकिन किसको गए? ये ऐसे लेडीज है, ऐसी बहनें हैं जिनके नाम पे ट्रैक्टर है, 4 व्हीलर कार है, ऐसे लेडीज के खाते में गई. जो सर्विस में है, ऐसे भी लेडीज के खाते में गई है. तो ये तो सिर्फ पैसे देके वोट लेने का यानी एक जरिया बन गया है. जो एमपी में हुआ था कि वहां पे सब रिपोर्ट थे, सर्वे रिपोर्ट थे कि बीजेपी हार रही है. तो उन्होंने लाडली बहन योजना लाई और वो जीत गए. तो इसीलिए यहाँ महाराष्ट्र में भी ऐसे है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी है, ये महायुति की जो पोजीशन है बहुत खराब है.
ये खराब है हम बोलने को आप मत मानिए, लोकसभा में दिख गया बहुत खराब है, लोगों ने दिखा दिया कि ये लोगों ने इनको नकार दिया, तो अब ये जो इनकी जो पोजीशन खराब हुई, तो अब बचाने के लिए इन्होंने लाडली बहन का ये लाई है स्कीम, लेकिन उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें जो है आपको मैं सीधा बोलता कि माइनॉरिटी की लेडीज होंगी, दलित लेडीज होंगी, बहुत सारे ओबीसी लेडीज, ये भाजपा की मूलता विचारधारा के खिलाफ है, तो वो तो कोई हालत में इनको वोट देने वाले हैं नहीं। लेकिन ढोने साहब यही चीज आप बोल रहे थे मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में इसी की वजह से क्या जबरदस्त जीत हासिल करी भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं, उसमें कांग्रेस की गलतियां हुई। जी बोलिए। उसमें पार्टी ने, कमलनाथ जी ने खुद के बलबूते पे पार्टी लड़ाने की कोशिश की, उनका मैंने देखा वो आप बहुत अच्छे दिन आने वाले, यानी अभी अपने दिन पलटने वाले हैं, अपना भाग्योदय होने वाला है, क्योंकि कमलनाथ जी आ रहे हैं, ऐसा बोले। अब कमलनाथ जी को थोड़ी चाहते लोग राहुल गांधी को चाहते, लोग सोनिया गांधी को चाहते, तो लोग कांग्रेस पार्टी को चाहते। आपने एक तरफा एक नेता ने कर दिया कि कमलनाथ जी आ रहे हैं, तो उन्होंने बायकॉट कई जगह पे राहुल गांधी के फोटो तक नहीं थे, हम लोगों ने बताया कि ऐसा हुआ, एक तरफा हो गया। उन्होंने पूरे मनमानी से सीटें किए कि हम जो बोलेंगे वो, बहुत सीनियर लीडर है वो, संजय गांधी के साथ उन्होंने काम किया, तो राहुल गांधी को भी लगा भाई सीनियर लीडर है, अब क्या करेंगे, ये गहलोत और ये कमलनाथ, ये दो सीनियर लीडर है, उन्होंने पूरा अपने मन से किया, उन्होंने बाकी लोगों को कुछ साथ में लिया नहीं, इसकी वजह से सब हालत हुई। लेकिन आपने कुछ सीखा नहीं सर, आपने सीखा नहीं कुछ। गहलोत साहब राजस्थान में, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में, और आदरणीय सम्माननीय भूपेंद्र हुड्डा साहब हरियाणा में। हुड्डा साहब ने भी हरवा दिया आपको हरियाणा में। बोलिए ढोने साहब। अभी परसों के दिन मीटिंग हुई जी, परसों के दिन मीटिंग हुई दिल्ली में, वहां पे शैलजा कुमारी और वो ये रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाया मीटिंग में जी। राहुल गांधी को आया, समझ आया कि क्या हो रहा। अब धीरे धीरे अब आदमी को जब ठोकर लगती है तो आदमी सुधर जाता है। पर धोने साहब यहाँ पर महाराष्ट्र में जो सिर्फ लाडली बहना नहीं है, यहाँ पर बीएमसी के लोगों को बोनस दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एम्प्लॉयज को बोनस दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, और 10 स्कीमें। सिर्फ यही नहीं, लाडली बहना नहीं है, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण शिविर 10 लाख स्टूडेंट्स को 10,000 पर मंथ, 8,000 डिप्लोमा होल्डर्स, अन्नपूर्णा योजना, हायर एजुकेशन फ्री फॉर गर्ल्स, गुलाबी रिक्शा, 10 स्कीम्स, यानी लोगों को गरीब कल्याण स्कीम्स का पूरा भरपूर महाराष्ट्र के लोगों को सेवन किया है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने, कहाँ टक्कर लोगे इसके सामने धोनी साहब? नहीं है, ये बात बराबर है, 1500 जीआर निकाले हैं अभी इतने दिनों में, आखिरी संडे के दिन भी जीआर निकले हैं, तो हम तो स्वागत करते हैं कि अच्छे जनता के हित में निर्णय अगर लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि लोगों के दिल में भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत नाराजी है। वो नाराजी उन्होंने शिवसेना के 2 टुकड़े किए, और जो धनुष्यबाण चिन्ह था वो दिया किसको, उद्धव ठाकरे को नहीं दिया, उन्होंने शिंदे को दिया। ये नाराजी लोगों के दिल में है, और बाद में अजित पवार को लिया उन्होंने, तो इसकी वजह से नाराजी तो बहुत बढ़ी हुई है। तो ये लोकसभा में दिखी तो इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इतनी नाराजी अभी मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी इनकी दूर होगी। कहने का मतलब ये हुआ धोनी साहब कि जो हरियाणा की जो आपकी हार हुई है, जहां पर हर एक कोई ये समझ रहा था कि आप जीत रहे हैं, मुझे भी लग रहा था कि आप जीत रहे हैं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझको भी लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस हार ही नहीं सकती है। फिर भी नायब सिंह सैनी ने मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम किया, मुझे कहना पड़ेगा ये वेरी फ्रैंकली। और मैं चौथी बार ये बोल रहा हूं, जिस तरीके से उन्होंने एक एक चीज को वर्कआउट करके, खैर आप तो कहेंगे कि ईवीएम खराब थे, ये था वो था, वो बात छोड़ दीजिए, पूरा दलित वोट आपके खिलाफ गया है, ओबीसी वोट आपके खिलाफ गया है, जो उन्होंने वर्कआउट किया, जो नॉन जाट वोट जो था जो आपके खिलाफ उन्होंने किया, वो माशाल्लाह मतलब इट्स फैंटास्टिक द वे नायब सिंह सैनी वर्क। लेकिन आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ हरियाणा में आप लोग हार गए, वरना आपका अहंकार इतना ज्यादा बढ़ जाता कि यहां पर भी एमवीए के लोग जो हैं आपके खिलाफ हो जाते हैं। साहब बिल्कुल सही बात है आपकी, बराबर है, वो तो अहंकार तो है नेताओं में। कांग्रेस जो पीछे आ रही है, देखिए राहुल गांधी अकेले लड़ रहे हैं और बाकी लोग कहाँ है, कोई दिखते नहीं, तो इसलिए राहुल गांधी की जो अकेली लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, बाकी कार्यकर्ता उनके साथ है। नेता तो स्वार्थी बने हुए हैं, ये तो खुद को मुख्यमंत्री बनाने के इसमें कि भाई हम मुख्यमंत्री बनेंगे इसलिए सीटें गिराओ। जो आदमी 2-2, 3-3 बार हारा हुआ है उसको भी हुड्डा जी ने टिकट दिया, मेरे गट का है, इसलिए हार गई पार्टी।
पार्टी के बारे में बहुत अच्छी राय थी, कैंडिडेट गलत दिए थे पार्टी ने, हुडा जी ने दिए थे उसमें। तो अब ये क्या यही बात नाना पटोले जी यहीं पर कर रहे हैं? उन्होंने तो अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। जी नहीं, महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है ऐसा। महाराष्ट्र में नहीं होता है। नहीं, चलिए ऐसा नहीं उसके बारे में हो रहा थोड़ी है, और बात नहीं। करेंगे। मनीष सिंह बड़ी देर से चुप बैठे। मनीष सिंह जी, आप मनीष सिंह जी, आपको लगता नहीं है कांग्रेस में बहुत ज्यादा अहंकार आ गया एज यूजुअल? अब ये 7 के 8 जो है बाई इलेक्शन होने वाली उत्तर प्रदेश में, वहां पर बात भी नहीं कर रहे समाजवादी पार्टी से, अपने कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं। क्या हो रहा है सर? कांग्रेस को कोई समझाएगा क्या कभी? ये तो बताओ कि उन्होंने तय कर लिया कि बीजेपी को जितवाना ही जितवाना है, कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी। कहने का मतलब ये हुआ। बोलिए मनीष सिंह जी। सर बहुत अच्छा और माकूल सवाल आपने वर्तमान की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर किया है। जी कांग्रेस पार्टी के अंदर का जो मसला है वो कांग्रेस पार्टी जाने, कांग्रेस पार्टी कैसे निर्णय करती है। लेकिन जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी की सहृदयता है कि आज के विषम परिस्थिति में भी हम लोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की मुखालफत करते हुए उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर के देश की राजनीति में अगर किसी से डरी हुई है, सहमी हुई है और जिसकी राजनीति का लोहा मार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है। श्री अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन के साथ साथ एक पीडीए का नारा, सर आपने सुना होगा कि पीडीए को एक महत्वपूर्ण उन्होंने धार बनाया राजनीति में। और श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए के जो पूरा पुरुषार्थ थे, पीडीए का जो पराक्रम था, उस पर उन्होंने काम किया। हमारा पीडीए का जो बटवृक्ष है उसने भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में अंतिम कील ठोक दिया है। 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना था। कल जैसे ही ये अनाउंस हुआ चुनाव आयोग की तरफ से 3:30 बजे कि 9 विधानसभा क्षेत्रों में बाई इलेक्शन होगा, एक मिल्कीपुर जो अयोध्या की विधानसभा क्षेत्र की सीट है वहां पर हम बाई इलेक्शन नहीं करा रहे, तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के मन में तुरंत ही इस बात को लेकर के पूरी तरह से ये आश्वस्त हो गई उत्तर प्रदेश की जनता कि मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी हार रही थी। इसीलिए चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट को इस चुनाव के समय में 10 विधानसभा क्षेत्रों में 9 का अनाउंसमेंट किया, 10वें का नहीं किया। एक बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी जो सोचे, चुनाव आयोग जो सोचे, उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हुआ है। चुनाव आयोग अब यह नहीं कह सकता है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था रह गई है। जी मनीष सिंह जी, बात ये मैं पूछना था, आप लॉ एंड ऑर्डर के बाद ये तुष्टीकरण की राजनीति कब छूटेगा? आज फिर जो दुर्गा प्रोसेशन में फायरिंग हुआ, एक युवक की मौत हुआ, अखिलेश यादव जी का दोगलापन, क्या कांग्रेस बीजेपी का कहना दोगलापन है कि जब फायरिंग होता है तो आप कह रहे प्रशासन का गलती है, प्रशासन को, तो क्या ये तुष्टीकरण का राजनीति आपका पॉलिटिक्स का अहम हिस्सा बन चुका है कि ऐसे घटनाओं पर भी आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? मनीष सिंह जी। जी प्रदीप जी, आपने बहुत भारतीय जनता पार्टी ने जो सवाल उठाया है उस संदर्भ में जो आपने हमसे और हमारी पार्टी से सवाल किया है उस पर सिर्फ मैं इतना बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी निम्न और सतही राजनीति करने वाली भारत में कोई और राजनीतिक पार्टी आज के समय में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ नारा देती थी कि सबके साथ की आवश्यकता हमें है, सबके विकास की आवश्यकता हमें है और सबके विश्वास की हमें आवश्यकता है। लेकिन आज के समय में उत्तर प्रदेश की जनता ये नारा लगा रही है कि सबका साथ लिया, झूठा सबका विकास किया, सबका झूठा विश्वास लिया और सबसे बड़ी बात, अब ये सबका विनाश कर रहे हैं। आप जानते हैं मूर्ति विसर्जन, हमारी माँ की प्रतिमा का जब मूर्ति का विसर्जन हो रहा था, माँ दुर्गा जी की प्रतिमाओं के मूर्ति के विसर्जन के समय आएगा तो मोदी ही, आएगा तो योगी ही, ये नारा लगता है, ये गाना बजाए जाते हैं। हम भी तो हिंदू धर्म से आते, हम तो क्षत्रिय समुदाय से आते। हमारी रीति और संस्कृति में तो कभी हमने नहीं है कि माँ के प्रतिमा का हमने विसर्जन किया हो तो कभी हमने राजनीतिक गाने बजाए हो और राजनीतिक नारे लगाए। और किसी के घरों में घर का दरवाजा बंद है, उसके घर में घुस करके आप माँ बहन बेटी को, कोई माँ स्नान कर रही है बाथरूम में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ रहा है, और उसके अंदर के रास्ते से आपको पता होना चाहिए प्रदीप जी कि शहरों में घर की बनावट अलग होती है, लेकिन गांव में जो घरों की बनावट होती है वो अलग तरीके से होती है। घर में छतों पर जाने का जो रास्ता होता है वो आंगन के बीच से होता है, और जानते हैं उस आंगन के बीच से वो आदमी चढ़ करके, और एक बात बताइए, हमारे घर पर अगर भगवा ध्वज है तो हमारे लिए ठीक है, और किसी के घर पर अगर मुस्लिम धर्म के हिसाब से उनके धार्मिक ध्वज है जी, उनके घर पर ध्वज है, तो हमारी क्या हो सकता है कि किसी के उकसावे पर आकर के जाके हम ध्वज बदलते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर 2 दिनों तक बहराइच जलता रहा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? योगी आदित्यनाथ जी की है। और सरेआम योगी आदित्यनाथ जी
बजाज सर इस बात को जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर 21 मुकदमे दर्ज थे 2017 के पहले, और 2017 में जो 21 मुकदमे दर्ज थे उसमें से 19 मुकदमे ऐसे थे जो उनके ऊपर दंगा कराने के आरोप थे। योगी आदित्यनाथ जी खुद दंगा की राजनीति से आए हुए नेता हैं। योगी आदित्यनाथ जी कोई किसानों के आंदोलन से, छात्रों और महिलाओं के सुरक्षा के लेकर के आंदोलन करने वाले नेता नहीं है। उन्होंने हमेशा से धार्मिक ध्रुवीकरण, जाति ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक राजनीति के पोषक हैं योगी आदित्यनाथ जी। और जो भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती थी कि योगी जी के राज में दंगा नहीं हो सकता, योगी जी के राज में तो उत्तर प्रदेश में जो जो हुआ है वो आज तक के आजादी के इतिहास में किसी नेता के राज में तो इस तरह की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ये योगी आदित्यनाथ एक फेल्योर चीफ मिनिस्टर है, इनकी पार्टी के नेता डफर पॉलिटिशियन है। और सबसे बड़ी बात, प्रदीप जी और बजाज सर, सिर्फ आप लोगों से, चूंकि आप लोगों की वरिष्ठता का मैं बहुत सम्मान करता हूं और आप लोगों ने जिस तरह से मुद्दों को उठाया है, जिस तरह से आप लोगों ने लोगों के जन भावनाओं का ध्यान में रखते हुए मुद्दों को बनाया है, आज उत्तर प्रदेश और देश इस बात को लेकर के चिंतित है कि क्या अब धर्मों पर राजनीति होगी? क्या हमारी सभ्यता और संस्कृति पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? क्या छात्र हमारे पढ़ करके बेतहाशा, उत्तर प्रदेश में हर साल 50 लाख लड़के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में निकल कर आते हैं, उनके भविष्य के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, उनकी नौकरियों के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। और योगी आदित्यनाथ को 150 लाख करोड़ रुपए इन 7 वर्षों में मिले हैं। इन्वेस्टर सबमिट कराया आपने, 3 इन्वेस्टर सबमिट कराया आपने, पैसे कहां गए? आप तो कह रहे थे कि विदेशी इन्वेस्टर आ रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश में कोई प्रतिष्ठान नहीं दिखाई दे रहा है, और उसके बाद 37 लाख करोड़ रुपए आपको उत्तर प्रदेश में सालाना बजट से मिले, पैसे कहां गए? हमारे यहाँ सड़कें दुरुस्त नहीं है, हमारे पास सड़कें नहीं है, हमारे पास चलने के लिए संसाधन, और जो सरकारी बसें हैं वो पूरी तरह से खंडहर हो चुकी हैं। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से खस्ता हाल है। आप नगरों की, शहरों की सड़कों के देखेंगे स्थिति तो आपको पता चलेगा कि क्या ये उत्तर प्रदेश है जिसको अखिलेश यादव जी ने बना करके दिया था? क्या ये उत्तर प्रदेश अपनी उस जराइम की दुनिया में पहुंच चुका है जिस जराइम को दुनिया को लोगों ने अब श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भागते हुए देखा था? ये श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब 10-90 योजना लाई गई, एक योजना विश्वस्तरीय योजना श्री अखिलेश यादव जी ने लाया था जिसका नाम था 10-90। एक महिला जब घर में से फोन कर देती थी तो एम्बुलेंस जो पुलिस विभाग के पास थी, जो पुलिस की गाड़ी थी, वो पहुंच जाती थी शहीदों के घर पे और उनको उठा करके जेल में बंद कर दी थी। इन सारी चीजों को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ध्वस्त कर दिया, सिर्फ और सिर्फ जब ये विकास का झूठा बात करना शुरू किए। मनीष सिंह जी, एक चीज तो है, आप खुद बोलते हैं कि जहां तक योगी जी का प्रश्न है, योगी जी आज की तारीख में अगर मुख्यमंत्री हैं तो आपकी कृपा की वजह से हैं। आप लोग तो ये बोलते हैं, लोकसभा के अंदर भी आप यही बोल रहे थे कि अखिलेश यादव जी की वजह से हैं आज की तारीख में मुख्यमंत्री। वरना मोदी जी और अमित शाह तो उनको बहुत पहले बर्खास्त करने वाले थे, ऐसा आप ही लोग बुला करते थे। सर एक बात मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। हम लोग समता, समानता और संपन्नता की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी अगर मुख्यमंत्री रहे, चाहे कोई और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि जनता को जलाओ और अपना शासन करो, अपना राज करो। जनता को लूटने वाले लोग हैं सत्ता में बैठे हुए जो उत्तर प्रदेश में लोग हैं, उनसे किसी भी तरह की अपेक्षा रखना जाना चाहता हूं। जो आपने अभी कहा, अवधूत वाघ साहब, you may have heard Manish Singh साहब, the Bahraj incident where a boy was actually killed during Durga Puja. I don't want to comment on that. During Durga, I'm spokesperson of Maharashtra Bharatiya Janata Party. Right. I have no authority to talk about Uttar Pradesh. Which is okay. I don't know what is the subject of matter. Why you have called me over here? For last 12 minutes, I am hearing something which is not related to me. Right. You should tell me the subject and I will talk about the subject of Maharashtra. Nothing more than that. BJP does its work. So the point is, with regard to Maharashtra, I asked you a specific question. You said it's going to be a neck and neck fight. That's what you said. You said it's going to be neck and neck between the MVA and the NDA at the moment. Point is, considering what happened in Madhya Pradesh over that same Ladki Behan scheme and the BJP under the leadership of Mr. Shivraj Singh Chauhan was able to sweep the elections. Don't you think that kind of a clean sweep could happen here in Maharashtra, Mr. Wagh? देखिए, ऐसा है कि हरियाणा के इलेक्शन के पहले कांग्रेस के लोग कहते थे कि नथिंग लेस देन 70. So as a spokesperson, I should be realistic. I should not be over enthusiastic.
Otherwise, after 1 month, you will also play the same uh, same video of mine, and you will make fun of it. See, basically, we should understand that in this Lok Sabha election, we have got only 17 seats, and I think maybe 30 seats have gone to our opposition, and we should not underestimate the opposition. And Sharad Pawar ji, Uddhav Thackeray ji, and Nana Patole ji. Okay, all these three combined together, as I said, that they successfully consolidated and transferred the votes to each other, and that is one of the reasons they have got such a good success. But now the problem is little bit different. Everybody is interested in becoming chief minister. Now Supriya Sule is interested in becoming the first Mahila chief minister of Maharashtra. Uddhav Thackeray definitely wants to become a chief minister, or he is ready to make Aditya or maybe Vahini Sahib as a chief minister. And in Congress, there are many people. There are many capable people like Bala Sahib Sangamner Thorat, and then your Prithviraj Patil, and then Nana Patole. There are so many people, Vijay Wadettiwar, so many people. So everybody is interested in becoming chief minister. As far as Mahayuti is concerned, we have already declared that this particular election will be fought under the leadership and under the face of the chief minister Eknath Shinde. And once we are victorious, once we are elected, the people, the elected MLAs of all three parties will come together, sit together, and decide who will lead the government. So right now, the problem of chief ministership is at peak in Maha Vikas Aghadi, and that could be the reason that they will try to pull each other's legs, and that is very dangerous for Maha Vikas Aghadi. You know, Wagh Sahab, I just like to show, because you are consolidating, आपका Vidarbh was always bringing you huge rewards, Vidarbh, और last Lok Sabha में आप एक ही सीट विदर्भ में जीत पाए. Same thing with Marathwada. और जो आप कह रहे हैं कि less difference between MV and Mahayuti was less than 1%, but as you say 30 or 17, ये इतना बड़ा फर्क था. ये विदर्भ का कंसोलिडेशन आप कैसे कर पाओगे? बिकॉज लास्ट टाइम भले मायावती खड़ी थी, प्रकाश अंबेडकर सब सीट में खड़े थे, नाउ डेफिनेटली हैव थर्ड फ्रंट, बट हाउ कैन यू कंसोलिडेट? हैव यू एनी प्लान्स टू कंसोलिडेट विदर्भ एंड मराठवाड़ा, स्पेशली विदर्भ कैसे कंसोलिडेट करोगे वाघ साहब? नहीं प्रदीप जी, हम लोग विदर्भ में 1 सीट जीते, गलत है. हम लोग विदर्भ में 3 सीट जीते. अकोला भी वॉन, नागपुर भी वॉन, एंड हमारे जो प्रताप पाटिल जो जीत गए, अभी जो सेंटर में मिनिस्टर है, वो भी बुल्ढाना से जीत गए, जो भी विदर्भ का हिस्सा है. बट एस आई एग्री विथ यू दैट वी हैव लॉस्ट सो मेनी सीट्स इन विदर्भ, which once upon a time definitely it was a Congress forte. In 1977, after emergency, Congress lost everywhere, even in Maharashtra, but they won all seats in Vidarbha. But slowly, Bharatiya Janata Party, Janasangh, and under the leadership of हमारे Gadkari ji, we could make roads into Vidarbha, and we have started getting fruits out of it. But in this 2024 Lok Sabha election, as we lost many seats in Vidarbha, and now we have found out what was the reason. We have started working on that, and I'm sure Vidarbha won't be that difficult this time, and we will definitely come with flying colors even in Vidarbha. As far as Marathwada is concerned, Marathwada was never a stronghold of Bharatiya Janata Party. Even when Gopinath Munde... Paschim Maharashtra, I was talking Western Maharashtra. Okay, when you are talking about Paschim Maharashtra, Ajit Pawar is there. And in Paschim Maharashtra also, we won many seats in Pune. We won seats from Sangli. We won seats from Miraj. We won a seat even from Kolhapur. So it is not that we have lost seats in Paschim Maharashtra. In Western Maharashtra also, we have won many seats, and with the help of Shiva Sena under the able leadership of Eknath Shinde, I think we will be in a position to do and improve our performance in Western Maharashtra. But over here, most importantly, the urban voters and urban constituencies
which are including Mumbai and MMRDA region. If you see Nagpur, Aurangabad, Pune, Nashik, and Mumbai MMRDA region, they constitute around more than 45% of the seats in the total area. And we are going to get majority of the seats from this urban area where we are very popular. And that is how we are planning to get back the power. Now, as far as Konkan is concerned, Konkan may be a small belt, but right from Sawantwadi up to Uran, we are very strong, and we have wiped out Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray in that particular area. Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray could not win a single MP seat in that particular area, which is to be noted. Right, which is absolutely true. But over here, I would like to ask you another thing, which is the principal question. Point is, within the BJP itself, you may or may not agree with me, there is a feeling that somehow Mr. Devendra Fadnavis has been pushed into the background, whereas everybody expected him to take up a leading role, to take up the lead role, the guiding role right over here in Maharashtra. He is the most popular leader in Maharashtra that we have today. So why is it? I agree, Mr. Eknath Shinde is your chief minister. Great, yeah, he's been doing a wonderful job. There's no doubt about it. The manner in which the man has been working hard, no doubt at all. But why has Mr. Devendra Fadnavis been pushed into the background? That is the feeling that people are getting. Mr. No, I don't think you are correct, sir. Because Devendra Fadnavis ji is a key player as far as the Mahayuti is concerned. And always he is in forefront. Bharatiya Janata Party has got 105 MLAs as on today. Yes. And around 12 independent MLAs are supporting us. We are totally 117. These 117 MLAs are working under the leadership of one and only one person, that is Devendra Fadnavis ji. So as far as Bharatiya Janata Party is concerned, Devendra ji Fadnavis is our leader. But you require a unity of command in any battle, any war. So to have a unity of command, and now Eknath Shinde being a chief minister of Mahayuti government, it has been decided to fight this particular election under the face and under the leadership of Eknath ji Shinde. Eknath ji Shinde is going to lead the Shiv Sena fraction of Mahayuti. Ajit Dada Pawar is going to lead the Rashtrabadi fraction of Mahayuti, and Devendra ji Fadnavis is going to lead the Bharatiya Janata Party fraction of Mahayuti. Combinedly, to have a single face, single voice, Eknath ji Shinde has been decided as a face of Mahayuti campaign. वाक साहब, I want to know हिंदुत्व पर फिर भी आप वापस you're going back to हिंदुत्व. मोहन भागवत जी बार 3 times he has in a row अलग अलग मीटिंग में मंच पर उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को हिंदू भक्तिवादी शक्तियों को एक साथ आना पड़ेगा, बियॉन्ड रीजन, बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड लैंग्वेज, हमको यूनाइट करना पड़ेगा, हम स्वावलंबन रहना पड़ेगा. Now are we going back to Hindutva? Is the BJP also going back to Hindutva to win this election? हिंदुत्व क्या आपका एक मेन एजेंडा होगा? नहीं, आपके सभी चीज से मैं सहमत हूँ, सिर्फ एक शब्द से सहमत नहीं हूँ. You have used the word back. We are back to Hindutva. No, since the inception of Janasangha, we are taking our ideology is coming from Rashtriya Swayamsevak Sangha, and we never deny, we never try to hide it. We say that whatever inspirations we are getting, whoever is the guiding force as far as Bharatiya Janata Party is concerned is Rashtriya Swayamsevak Sangha, which is an organization built to organize and unite Hindu. So there is no question, we cannot go back. आपको मालूम होना चाहिए कि सर हमारे पहले जाहिरनामा में, पहले मैनिफेस्टो में हमने राम जन्मभूमि की बात की थी, हमने 370 कलम हटाने की बात की थी वे बैक इन 1952, और जब तक वो हमने हटाया नहीं, हमारे हर मैनिफेस्टो में 370 का कलम आया था, और जब हमारे पास शक्ति आई, जब हमारे पास ताकत आई, हमने हटा दिया. सो whatever are our principles, whatever are हमारे जो मुख्य बिंदु है, मुख्य मुद्दे है, वो लेकर ही हम आगे जाएंगे. हारना जीतना दूसरी बात है, हारते हैं जीतते हैं हो जाता है, लेकिन उसके लिए हम हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो निष्ठा है, उसके साथ हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. उद्धव ठाकरे जी ने किया है,
हम वैसे नहीं करेंगे। हम एक विचारधारा के लिए बाधिल है, हम एक विचारधारा से लेकर आगे जाना चाहते हैं, और उस विचारधारा को जो शक्तियां हमें सपोर्ट करेगी, जो लोग हमें सपोर्ट करेंगे, उनको साथ में लेकर हमको आगे जाना है। हारना जितना 5 बरस के बाद तो होना ही होना है, ज्यादा हम लोग उसकी फिक्र नहीं करते। जितना और हारना छोड़ो यार, हमको किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किसी को पंतप्रधान बनाने के लिए पैदा नहीं हुए। हम इसके लिए पैदा हुए हैं कि इस देश को एक महान भूमि ऐसी बनाए कि जिसकी पूरी विश्व में प्रसन्नता हो और पूरे विश्व को वो एक अच्छी तरीके से गाइड करे। इसके लिए हम लोग काम करें। और मनीष सिंह जी अपना हाथ उठा रहे हैं, तो ढोने साहब पहले आप। वाघ साहब ने कहा बड़े इत्मीनान से, बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने कहा कि जीतने हारने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ढोने साहब नहीं, ऐसा है, वाघ साहब ने जो बोला ना, ये वाघ साहब के जो विचार है वो शायद आरएसएस के विचार होंगे, लेकिन अभी भाजपा नहीं रही ऐसी। भैया मैं 1 मिनट सर, मैं भारतीय, एक मिनट जोधे साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का राज्य प्रवक्ता हूं, और मेरी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं कोई ऐसा ही आके स्टूडियो में नहीं बैठा हूं। दिस इज माय ऑफिशियल स्टेटमेंट एज अ स्टेट स्पोक्सपर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र। नहीं ठीक है, तो मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ वाघ साहब, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। देखिए, इनका जो है, ये बोलते देश का विकास, देश की तरक्की, ये जो बात करते हैं, तो लेकिन इनका एम रहता है सत्ता। तो सत्ता के लिए वो महबूबा मुफ्ती से भी अलायंस कर लेते हैं, पीडीपी से। जी, जैसे कि आपने केरला में इन्होंने पीडीपी से भी सत्ता हाथ में लिए, उनके साथ भी अलायंस किया है। जो यानी पाकिस्तानी जो दहशतवादी है उसका समर्थन करने वाली महबूबा मुफ्ती, उसके साथ भी इन्होंने बैठ गई। ये कहाँ देश विकास की बात करते हैं। इनको गोवा राज्य जो छोटा सा राज्य है, वहां पे भी इनको सत्ता चाहिए। जब इनकी मेजोरिटी नहीं बनी तो इनका एम है सत्ता। तो सत्ता के लिए अभी इन्होंने अब्दुल सत्तार के साथ, इनके साथ में, ये कौन से हिंदुत्व के लिए आए थे? हसन मुशर्रफ आए थे अभी अजित पवार के साथ, या अजित पवार खुद, ये कौन से हिंदुत्व के में बैठते हैं? तो ये तो सत्ता के लिए इन्होंने किया, ये सब सत्ता के लिए करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये जो बात थी लोकसभा में, जो थी लोकसभा में, हो सकता है कि वह मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता, मोदी जी की सरकार आ सकती है, लोगों के दिल में थोड़ी भावना थी। इसके बावजूद बीजेपी की बुरी तरह हार हुई। लेकिन महाराष्ट्र में पोजीशन नहीं है, अभी तो मोदी जी रहेंगे नहीं, ये मोदी जी को तो जिताना नहीं है, तो ये ऐसा होने वाला नहीं। महाराष्ट्र में इनके पोजीशन खराब होने वाली है। और रहा बात देवेंद्र फडणवीस जी का चेहरा इन्होंने क्यों नहीं दिखाया सामने, अब ये बताते हैं कि हमारा महायुति का चेहरा एकनाथ शिंदे है और फडणवीस जी नहीं है। उन्होंने जाहिर करना चाहिए फडणवीस हमारा मुख्य चेहरा है, मुख्यमंत्री पद का है। ये इसलिए नहीं करते कि अभी फडणवीस जी के बारे में जनता में बहुत खराब राय हो गई है। ये उनके बारे में लोगों में अच्छी राय बनी नहीं है, इसीलिए वो एकनाथ शिंदे जी का चेहरा सामने करके, एक मराठा चेहरा सामने करके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जी, दोने साहब, आप कुछ भी कहो, मगर लोकसभा के इलेक्शन के आप वोट शेयर भी देखोगे, बीजेपी को भले 9 सीट मिला है, 26% वोट उन्होंने ले लिया है। आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 13 सीट आपने लिया, आपका 17 के आसपास वोट शेयर है। तो ये कैसे, जो टोटल वोट शेयर में, जैसे बाग साहब ने कहा, लेस देन 1% का डिफरेंस है, भले उसमें आपने 30 निकाल दिया और 17, तो ये बीजेपी का वोट शेयर तो आप खा नहीं पाए, तो कैसे जीत गए? नहीं, बोलिए। नहीं, ऐसा है, बीजेपी ने सीटें ज्यादा लड़ी थी। बीजेपी के साथ उन्होंने 4 सीटें दिए थे अजित पवार को, और कुछ 16-17 सीटें दिए थे उन्होंने इनको, अपने शिंदे साहब को। बाकी सीटें खुद ही लड़े थे। ज्यादा सीटें कांग्रेस ने 13 सीटें लड़ी थी। कांग्रेस ने 17 लड़ी और 13 जीते। 17 लड़ी कांग्रेस ने, उसमें से 13 हम जीते। हम 4 जगह कौन से हारे, जहां पे केंद्रीय मंत्री थे खड़े, गडकरी साहब के खिलाफ हम हारे, पीयूष गोयल जी के खिलाफ हम हारे, और वो मुरलीधर मोहोळ जो है केंद्र में भी मंत्री है, उनके खिलाफ हमारे। और एक अकोला की सीट हम अंबेडकर साहब खड़े थे, उन्होंने बहुत ज्यादा वोट लिए, 3.25 लाख वोट लिए, तो वोट डिवीजन में हम वहां पे हारे। ऐसी 4 सीटें हारे, पूरे के पूरे सीटें जीतने वाले थे। लेकिन ये गडकरी जी बड़े नेता है, उनके बारे में लोगों में अच्छी भावना है, तो ऐसे मतदार संघ, मुंबई का एरिया में पीयूष गोयल, वहां पे उनके वोटरों की संख्या ज्यादा, हिंदी भाषी लोगों की संख्या ज्यादा है, वो जीत गए वहां पे। तो कांग्रेस ने कम सीटें लड़ी, अब इसीलिए कांग्रेस को जो टोटल वोटों में इतने वोट मिले हैं ना, क्योंकि बाकी तीनों मिला के, दोनों साहब वोट जिहाद,
फडणवीस साहब ने क्लियर कट आंकड़े इस हिसाब से कहा कि करीबन 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आपने वोट जिहाद का सहारा लेकर एमवीए जीत हासिल किए, तो फिर क्या वापस वही करने वाले हो क्या वोट जिहाद? तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? ये भी वोट जिहादी करती है। ये हिंदू के नाम, हिंदुओं को बोलते, अभी बोलते हिंदू एक हो जाओ। अभी हिंदुओं को एक हो जाने की बात ये अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको दिख रहा यूपी में हारे, महाराष्ट्र में हारे, तो ये जब दिखे बड़े बड़े स्टेट में हम हार रहे हैं क्योंकि हिंदू लोग दूर हो रहे हैं, हिंदू लोग भाजपा से नाराज हो गए। और अलग अलग एरिया में कास्ट फैक्टर चलता है, मराठा नाराज हो गए, यादव नाराज हो गए, तो ये वजह से इनकी सरकार इनकी पोजीशन खराब हो गई, इनके सीटें हार गई। तो इसीलिए अभी इनको अभी लग रहा है कि भाई हिंदू एक हो जाओ। तो हिंदू काय के लिए एक हो जाओ? तो भाजपा को वोट देने के लिए एक हो जाओ, यही बात है। और हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहा, जो महंगाई बढ़ रही, जो बेरोजगारी बढ़ रही, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो मोदी जी के राज में हुई। महंगाई तो इतनी कभी नहीं थी, पेट्रोल डीजल के दाम तो इसके पहले इतने कभी नहीं थे। क्रूड ऑयल के रेट पे ये रेट तय होते हैं कि पेट्रोल और डीजल का रेट क्या होना चाहिए। तो अभी अगर कांग्रेस की सरकार रहती थी, मनमोहन सिंह की सरकार रहती थी, 65 रुपए रहता था, इनके इसमें 100 रुपए हो गया। तो ये फर्क है, ये लूटने का काम कर रहे हैं। 15 लाख करोड़ इन्होंने जो उद्योगपतियों के माफ किए, कुछ लोग भाग गए और इनके आशीर्वाद से भाग गए। तो ये जो पैसे इन्होंने बैंकों से बैंका डुबा के देश का पैसा भगा के लेके गए और चूना लगाया देश की जनता के पैसे को, तो अब इसको जनता की तरफ से ये वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी बात करते हैं हिंदू एक हो जाओ। हिंदू पे जो जुल्म हो रहा, हिंदू जो ये परेशानी में है, किसान परेशानी में है, वो हिंदू नहीं है। किसान बेरोजगारी हिंदू नहीं है, महंगाई सब पे है, हिंदू के पे महंगाई नहीं है। मुसलमानों के लिए अलग रेट है और हिंदुओं के लिए अलग रेट तो है नहीं। तो हिंदू लोग नाराज हो गए भारतीय जनता पार्टी से, इसीलिए केंद्र में भी इनकी सीटें कम हो गई और अलग अलग स्टेट में भी उनको नुकसान हो पड़ा। इसीलिए अभी मिस्टर वाघ, और टू व्हाट डॉक्टर ढोने जस्ट सेड, प्लीज गो अहेड सर। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है डॉक्टर जी कि जो इसका आपने बात किया कि लोग पैसा लेके भाग गए, उन सभी को बैंकों से जो कर्जा दिया था वो आपके कार्यकाल में 2004 से 2014 तक दिया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ऐसा है कि लास्ट 15 बरस से आपका जो कैप्टन है ना, वो कैप्टन के कैप्टनशिप में 88 टेस्ट मैच आप हार गए। कभी वो कैप्टन को चेंज करने का सोचा क्या कि आज भी आप उसके पीछे ही पड़े? जो राहुल गांधी टोटली फेल्यूर है, टोटली फेल्यूर। लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, आलू से सोना, सोना से आलू से लेके क्या क्या बकबक करता है। परदेश में जाके इतनी गंदी बात करता है देश के लिए, देश के दुश्मनों को जाके मिलता है। चाइना से जाके कांग्रेस एक एग्रीमेंट साइन करती है। ऐसे देशद्रोही नेता को आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये मुझे समझ नहीं आता, जो तुम्हारे पार्टी को जीता भी नहीं देता। आपके जैसा अच्छा आदमी, बहुत ही अच्छा आदमी, मैं तो फर्स्ट टाइम आपको मिल रहा हूं स्क्रीन पे, लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे बहुत ही कम लोग अभी बचे हैं कांग्रेस में, उन्होंने अभी तुरंत कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आना है। आलू से सोना होगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आपके जैसे आदमी का निश्चित भारतीय जनता पार्टी में सोना होगा। आपको आमंत्रित किया जा रहा है डॉक्टर साहब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। देखिए अवधूत वाघ साहब, आपने मुझे आमंत्रण दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ आपको कि आलू से सोने की जो बात है, ये राहुल गांधी की नहीं है, ये मोदी जी ने बोला था। आपको क्या है, ये आपकी जो आईटी सेल है, आईटी सेल कट छाट करके बताती है। वो एक्चुअल में ऐसा आप देखिए, मोदी जी ने बोला था कि आलू से सोना निकालो, मैं ऐसी मशीन लाऊंगा। राहुल गांधी ने बताया था कि मोदी जी कैसे कैसे सपने दिखाते हैं, मोदी जी ऐसे ऐसे सपने दिखाते हैं कि मैं ऐसी मशीन लाऊंगा, इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो। बाद में राहुल गांधी कहते हैं कि ये मेरे शब्द नहीं है, मोदी जी के शब्द है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी जी के शब्द है, लेकिन बाकी का हटा दिया। तो ये बहुत सारी बातें। देखिए एक बात बोलता हूँ वाघ साहब, तो डॉक्टर कांग्रेस के नेताओं में बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, लेकिन देखियो राहुल गांधी और सोनिया गांधी दो लोग बहुत ईमानदार हैं। आप बोलेंगे कांग्रेस के लोग करप्ट है, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग करप्ट होंगे, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ना करप्ट है, ना उन्होंने देश को कुर्बानी की है। उनकी दादी देश के लिए शहीद हो गए, उनके पिताजी शहीद हो गए, और वो आज भी अगर मोदी जी को चौकीदार चोर है बोलने की ताकत रखते हैं,
वो मोदी जी को डरते नहीं, वो योगी जी को डरते नहीं, और वो तुम्हारा इसको तो बृजभूषण सिंह को तो योगी जी डरते हैं, उनके खिलाफ तो बोलने को कोई तैयार नहीं। वो तो बहुत बड़े गुंडा है बृजभूषण सिंह, तो उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं। उनके खिलाफ तो राहुल गांधी बोलते हैं। राहुल गांधी किसी के खिलाफ, ये किसी गुंडे को डरते नहीं, किसी नेता को डरते नहीं, उनको कोई डर नहीं कि मुझे किसी केस में कोई फंसाएगा, ऐसा कोई ये नहीं है, उनको डर नहीं है। क्या आप बीजेपी तो का, सर ऐसा है सर, बीजेपी का निमंत्रण आपकी स्वीकार जो कर रहे हैं? आईटी सेल है, डॉक्टर आईटी ढोने सेल साहब, का जो कमाल रहता है। डॉक्टर ढोने, क्या आपने बीजेपी का इनविटेशन स्वीकार किया? क्या आप जा रहे हैं बीजेपी में डॉक्टर साहब? नहीं जा रहे, चलिए। नहीं ऐसे देखिए, सुनिए, मनीष सिंह जी मैं काफी देर से पहले बैठे से हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं मनीष सुनिए, सिंह साहब प्लीज, लेट्स गो टू लखनऊ। मैं 14 जी मैं डॉक्टर साहब, मैं आपके पास साल आता हूं वापस। मनीष सिंह जी काफी देर से चुप बैठे हैं। मनीष सिंह नहीं, जी, मनीष सिंह जी को मैं बताऊं, जी हेलो, बोलिए बोलिए। मैं पहले 14 साल मेरे राजकीय शुरुआत जो जीवन की समाजवादी पार्टी से हुई। अरे वाह, क्या मैं 14 बात साल है, समाजवादी क्या पार्टी बात में रहा, क्या बात है। और उसके बाद मैं कांग्रेस में आया। मैं अखिलेश यादव, हम साथ में घूमे हैं, मैंने उनकी नस भी टटोली थी। बोले डॉक्टर साहब देखो मुझे बुखार है क्या। हम वर्धा से नागपुर तक से एक ही गाड़ी में गए थे। वो यंग तब पहली बार चुनाव जीते थे सांसद करके। तो मेरी विचारधारा जो है ये इनके खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के खिलाफ वाली विचारधारा है। So in any event, Wag Saab has been very generous. He has offered you that a person like you belongs in the BJP, does not belong in the Congress. मनीष सिंह साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य महाराष्ट्र के प्रवक्ता हैं, उनका जब मैं वक्तव्य सुन रहा था तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अभी हम लोगों ने रामनवमी का त्योहार मनाया है, तो रावण के ऊपर जिस तरह से हम लोगों ने राम की प्रतिमूर्ति खड़ा करके और हम लोगों ने तीर चलाया था और रावण को मरते हुए हम लोगों ने देखा था, तो हिंसा पर अहिंसा की विजय जो दिखाई गई। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा कितना दोहरा होता है, ये पूरा देश के सामने है। ये प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हम लोग सत्ता के लालची नहीं है, सत्ता आएगा और जाएगा। ये अटल जी वाली जो लाइन है, अटल जी की जो भाषा थी पार्लियामेंट के अंदर, वो इन्होंने बोलने की कोशिश किया। देश में एक मुख्यमंत्री, चुना हुआ मुख्यमंत्री, उसी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, वो अपने मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं और उनके विधायकों को ले जाकर के आसाम में एक होटल में ठहरा दिया जाता है और वहां से सरकार बैठ करके गिरा दी जाती है। क्या आप सत्ता के लालची नहीं है? देशद्रोही किसको कह रहे हैं आप? देशद्रोही हमें सिखा रहे हैं कि हम लोग दूसरे देशों के लोगों से मिलते हैं। नवाज शरीफ से मिलने उनके घर बिरयानी खाने कौन गया था? हम गए थे। प्रोटोकॉल बिना बताए भारत की जनता, भारत की सरकार, भारत की व्यवस्था, भारत की सारी संसाधन की चीजें जो है, उनको किसी को पता नहीं था कि नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के घर जा रहे हैं। किस लिए गए थे आप नवाज शरीफ के घर? क्या भारत की किसी नीति पर बात करने गए थे? किसी सिद्धांत से बात करने गए थे? देशद्रोहियों से मिलने का काम आप करते हैं और इल्जाम विपक्षियों पर लगाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग चाल चरित्र और चेहरे की जब बात करते हैं तो इनकी दोहरी नीति जनता समझ चुकी है। ये कह रहे थे कि हम लोग देश हित में काम करते हैं, जनता के हितों में काम करते हैं। जिस समय 55 लाख करोड़ रुपए 2014 में भारत पर कर्जा था विदेशी बैंकों का, आज के समय में 263 लाख करोड़ रुपए भारत पर कर्जा हो गया है विदेशी बैंकों का। किस लिए कर्जा लिया आपने? कि बताइए, देश जानना चाहता है कि आपने इतनी बड़ी रकम विदेशी बैंकों से कर्जा किस लिए लिया। मुस्कुराने से, प्रवक्ता महोदय भारतीय जनता पार्टी के, मुस्कुराने से काम नहीं होगा। आपकी मैं इज्जत इसलिए सिर्फ कर रहा हूं कि आप हमारे 2 गुने 3 गुने उम्र के हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि इन जो आपको लोगों का जो एक नैरेटिव जनता के बीच में गया है ना, वो इतना ठग नेताओं के ऊपर अब जनता का भरोसा नहीं रह गया। नेता अब इतने ज्यादा करप्टेड हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कि जनता अब नेताओं के नाम से डरने लगी है, सहमी हुई है। और सबसे बड़ी बात, हम टोंटी चोर किसको कहते हैं? टोंटी चोर। देखिए, हाँ आ रहा है, उसी बात पे आ रहे हैं। हमें चोर कहते हैं आप, हमें धूर्त कहते हैं आप, हमें मक्कार कहते हैं आप। आपके ताबूत की अंतिम कील हम लोगों ने ठोकी है। और जिस पीडीए की हमने पूर्व में जिक्र किया है, आपके जब हमारी 2017 में सत्ता गई थी तो आपके एक मिनिस्टर जानते हैं,
बजाज सर थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं करने जा रहा हूं। इनके एक मिनिस्टर थे राज्य के, जल्दी जल्दी के नए नए मंत्री बने थे, वो कुदाल लेकर के श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा बनाई गई विश्व स्तरीय सड़क पर कुदाल लेकर के उसका मैपिंग करने गए थे कि कितनी गिट्टी पड़ी है, कितना उसमें छल पड़ा हुआ है, कितना बालू पड़ा हुआ है, कितना सीमेंट पड़ा हुआ है। अब इतने बड़े मूर्खों की जमात अगर भारतीय जनता पार्टी में होगी, जिस सड़क का टेस्टिंग श्री अखिलेश यादव जी ने हरकुलस विमान उतार करके किया, सुखोई विमान उतार, विश्व की पहली ऐसी सड़क, विश्व की पहली ऐसी सड़क की उद्घाटन जिसमें हरकुलस विमान उतारा गया, सुखोई उतारा गया, मालवाहक विमान उतारा गया। अरे क्या हंस रहे हैं प्रवक्ता महोदय? भारतीय जनता पार्टी के इतना बड़ा जिगरा, विश्व की पहली ऐसी सरकार थी उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जिसने आधुनिक शिक्षा को जन्म दिया और बच्चों को पढ़ने के लिए जो बड़े बड़े घरों का इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था लैपटॉप, वो श्री अखिलेश यादव जी ने झोपड़ी तक पहुंचाया। श्री अखिलेश यादव जी ने 18 लाख से ऊपर नौजवानों को, छात्रों को पढ़ने के लिए लैपटॉप दिया। आप तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, कभी सोच भी नहीं सकते, आपकी तो ऐसी मानसिकता भी नहीं हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में योगी जी हो, महाराष्ट्र में जैसे फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, बुलडोजर पॉलिटिक्स के आप खिलाफ हो। बुलडोजर तो उनके खिलाफ है जो अपराधी है, उनके खिलाफ भले सुप्रीम कोर्ट अभी थोड़ा गाइडलाइंस पास करने वाले हैं, मगर बुलडोजर अपराधियों पर चला रहा था, ये एनकाउंटर अपराधियों का हो रहा था, मगर वहां पर आप ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे? ये किस प्रकार से तुष्टिकरण, आपका दिल और आपके जो पॉलिटिक्स है वो अपराधियों के साथ क्यों है? यही आरोप है आप पर। प्रदीप जी बहुत अच्छा और माकूल सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो सतही चरित्र है, जो एक ऐसा चरित्र जो जुबान से कहते कुछ और है, करते कुछ और है, इनके चरित्र का जब आप मूल्यांकन करेंगे ना तो राजनीति से घिन आने लगेगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अपराध मुक्त हमारा उत्तर प्रदेश है, तो वहीं पर याद आते हैं बाबू धनंजय सिंह जी, जिनकी पत्नी और वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में वोट मांग रहे थे। बाबू ब्रजेश सिंह जी जो उत्तर भारत के सबसे बड़े माफिया हैं, वो उस संसदीय क्षेत्र से स्थानीय निकाय का चुनाव जीत करके आते हैं, एमएलसी बनते हैं, जहां पर प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उनकी संसदीय क्षेत्र से चुन करके उत्तर भारत का सबसे बड़ा माफिया श्री ब्रजेश सिंह आता है। और तीसरा नाम बाबू अभय सिंह जो फैजाबाद अयोध्या के रहने वाले हैं, वो महान आत्मा, उत्तर प्रदेश की बाहुबलियों की जो शुमार की जाती है उसमें सबसे अव्वल दर्जे के बदमाश और गुंडे माने जाते हैं। तो जो तीन धरोहर है, जैसे एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी में नारा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के तीन धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, उसी तरह से अब उत्तर प्रदेश में नारा लगता है कि योगी जी के तीन नमूना धनंजय, ब्रजेश, अभय बाबू। जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, उनको भी जेल की सलाखों में भेज दीजिए। इन नामों के बारे में शायद आपने भी सुना होगा। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में जब आप लोग जिक्र कर रहे हैं तो एक बात मत भूलिएगा कि एनसीआरबी का डाटा, केंद्र सरकार के अधीन जिन डाटाओं का निर्माण किया जाता है, उसी डाटा ने ये बात बताई है कि एनसीआरबी ये बात कह रही है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सामने सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार किए जाते हैं, उनके सामने सबसे ज्यादा घटनाएं की जाती हैं, उनके साथ सबसे ज्यादा गिरफ्तार। महाराष्ट्र में जब बदलापुर के जो अपराधी है उन पर जो भी हो गया एनकाउंटर इन रिस्पॉन्स बाय पुलिस, लोगों में एक अच्छा सा फीलिंग, जो महिलाएं जितने थे उनको अच्छा सुकून सा महसूस हो रहा था कि अल्टीमेटली जस्टिस। नहीं तो वही महिला बेचारी छोटे बच्चों को लेकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाओ, वही बच्चे स्टेटमेंट लिखो, मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट लिखाओ, फिर जाके गवाही दो, और ये एंडलेस प्रॉब्लम। तो लोगों में राहत फील हुआ जब एनकाउंटर ऐसे बलात्कारियों का, हार्डकोर बलात्कारियों का एनकाउंटर हुआ, एक राहत सा हुआ। वहां क्या ऑब्जेक्शन है? प्रदीप जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए बलात्कारी लोग हों तो उनसे न्याय की आप उम्मीद क्या करते हैं? आप एक बदलापुर का जिक्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है। गृह राज्य मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के गृह राज्य मंत्री रहे हैं स्वामी चिन्मयानंद जी, शाहजहांपुर से सांसद रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। अब तो बोलने में भी शर्म आती है, अपने नाम के सामने स्वामी लगाते हैं, काम करते हैं इतना पतित और घृणित कार्य करते हैं। बाबू कुलदीप सिंह सेंगर, उनका नाम क्यों भूल जाते हैं, जिनके ऊपर इतने बड़े एफआईआर जो है महिला के साथ दुर्व्यवहार के लगे। और सबसे बड़ी बात, दुख तो तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले ये चिंटू टिंटू टाइप के जो नौजवान आईटी सेल में काम करने वाले हैं, वो हमारी बहन जो बीएचयू की टॉपर स्टूडेंट थी आईआईटी की, उसके साथ उन लोगों ने बीएचयू, भगवान हमारे शिव जी के, जैसे बजाज सर हमेशा कहते हैं
जय भवानी का नारा लगाते हैं, जय शिव जी का नारा लगाते हैं, तो बहुत पवित्रता महसूस होती है। उसी भगवान शिव की पावन धरती पर बीएचयू की टॉपर आईआईटी की स्टूडेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो दरिंदे हैं आईटी सेल में काम करने वाले, उन दरिंदों ने दरिंदगी की और भारतीय जनता पार्टी उनका फूल माला पहना करके स्वागत करती है। कहने का सिर्फ मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ जी के विदाई का समय आ गया है। बजाय सर, जैसे मैंने लोकसभा के चुनाव के 6 महीना पहले आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है, आज फिर मैं आपके साथ कह रहा हूं कि 3832 बूथों पर जो 9 विधानसभा क्षेत्रों में बाई इलेक्शन होने जा रहा है, उन 3832 बूथों पर समाजवादी पार्टी ने मुस्तैदी के साथ अपने बूथ अध्यक्षों को खड़ा किया है। हमारे विधानसभा स्तर के जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको मजबूती के साथ लगाया हुआ है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, हम 30 बैठक हमारे सभ्य राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 10 विधानसभा क्षेत्रों को जीतने के लिए 30 बैठकें हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। उन बैठकों के जो नेता हैं, उनके जो परिणाम निकलेंगे, वो जैसे ही 23 नवंबर को परिणाम आएगा, आप देखिएगा कि श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी की ताबूत की अंतिम कील ठोक करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की अंतिम तारीख हम लोग उसी दिन लिख देंगे। Right. Wag साहब, one final word from you. राहुल गांधी जी, वाग साहब said ये भ्रष्टाचार का आपका पंचनामा करके उजागर करेंगे महायुति का। You think he will succeed, वाग साहब? Where corruption, he says, महायुति is totally corrupt and राहुल गांधी जी पूरा पंचनामा करके उजागर करेगा। ऐसा किसने कहा है? राहुल जी। राहुल जी तो महान नेता है, उन्होंने बहुत लास्ट 15 बरस में बहुत सारे चीजें उजागर की है। आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देता हूं, कांग्रेस वांटेड टू हैव कैबिनेट बर्थ इन उमर अब्दुल्लाज मिनिस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर. Umar Abdullah has denied it and he said that if you want to support us, we are not going to take you in ministry. कांग्रेस ने बाहर से अभी उनको सपोर्ट किया है. जिस कांग्रेस आज डांस कर रही है, नाच रही है, जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी पराभूत हुई है, उसके लिए उस कांग्रेस के सिर्फ 6 विधायक उधर जीत गए, 6, और हमारे मुझे लगता है 24 विधायक जीत गए. तो होता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी का जो पराभव है उसमें ही खुशी मानने की एक कांग्रेस की परंपरा है. उनको खुश रहने दो. जो जम्मू कश्मीर में उनका हुआ, जो हिमाचल प्रदेश में हुआ, वही हरियाणा में हुआ, वही महाराष्ट्र में होने वाला है. लेकिन मैं इस लोकतांत्रिक उत्सव में उनको सहभागी करने के लिए आमंत्रित करता हूं. उन्होंने यह डेमोक्रेसी का जो उत्सव है, दिवाली है, उसमें धूमधाम से शामिल होने दो. रिजल्ट जो आएगा वो आएगा, वो बाद में देखा जाएगा. लेकिन लेट अस एंजॉय द डेमोक्रेटिक प्रोसेस of election. No, I want to know just one word. You want to respond to Aditya Thackeray's charge of 40% कमीशन सरकार. आप 40% एकनाथ शिंदे जी जो भी इन्होंने कहा, आपने सुना आदित्य ठाकरे जी ने 40% is accused of 40% कमीशन. सर वाग साहब, क्या बच्चों के कमेंट पे हमने कमेंट नहीं करना है. हम अभी काफी बुजुर्ग हो चुके हैं. वो किसी दूसरे लोग देंगे 40%, 50%, 60%. उनको ही मालूम है. टक्के की राजनीति मातोश्री से अच्छी किसी को मालूम नहीं होती. पूरी मातोश्री टक्के के ऊपर चलती है. मातोश्री का काम क्या है, आदित्य ठाकरे का धंधा क्या है, बिजनेस क्या है, उद्धव ठाकरे का बिजनेस क्या है, धंधा क्या है. दो मातोश्री की बिल्डिंग कैसी बन गई, इतनी हवाई जहाज से प्रवास कैसे करते हैं, कैसे पैसा लाते हैं, कहां से लाते हैं, वो जरा आप सोचिए ना. तो जी मनीष सिंह जी, आप कुछ बोलने वाले थे, बोलिए. सर जो आम कच्चा होता है वही आम पक्का होता है. सर कोई राजनीति में बच्चा नहीं होता है. और आप जो बात कह रहे हैं ना, परिवर्तन का, बदलाव का, जो पूरा देश इस समय महक ले चुका है, वो महाराष्ट्र के चुनाव में दिखाई देगा. और एक बात और स्पष्टता के साथ आपको, बेबाकी के साथ, अभी हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी के 3 दिवसीय दौरे महाराष्ट्र के लगने वाले हैं. और महाराष्ट्र की राजनीति में श्री अखिलेश यादव जी का जो एक राजनीतिक रसूख, सामाजिक रसूख और वैचारिक रसूख है, वो उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा. विदाई में, भारतीय जनता पार्टी के विदाई में मुख्य भूमिका में श्री अखिलेश यादव अखिलेश यादव का हमने चेन्नई में, बेंगलोर में, केरला में, मणिपुर में, सब जगह मजबूत है. अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता है. घबराइए मत. माननीय अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव, घबराइए मत. माननीय अखिलेश यादव, शरद पवार जी कहते हैं कि विंड्स ऑफ चेंज हैव कम.
और मैं 84 इयर्स हूं या 90 इयर्स हूं, परिवर्तन लेके आऊंगा महाराष्ट्र में। वाघ साहब, शरद पवार जी, देखो ऐसे बहुत सारे प्रादेशिक पक्ष है। 3 महीने में एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी सत्ता पे लाई, ममता बनर्जी ने अपना खुद का पार्टी किया, खुद के ताकत पे 1 दफे नहीं 2 दफे नहीं 3 दफे वो चीफ मिनिस्टर बनी। बहुत सारी ऐसी देश है, बिजू पटनायक है जिन्होंने प्रादेशिक पार्टी खोली, मुख्यमंत्री बने। अरे 1978 से मैं जानता हूं शरद पवार जी को। 1978 में पुलिस बनाया और लोगों का सपोर्ट देके मुख्यमंत्री बना। उसके बाद में जब जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, एक दफे मुख्यमंत्री नहीं बने। जब जब मुख्यमंत्री बने कांग्रेस से बनाई। कांग्रेस दिल की बड़ी पार्टी है, वे छोड़ के चले जाते थे तो भी कांग्रेस लेती थी और उनको चीफ मिनिस्टर बनाती थी। राजीव गांधी बहुत बड़े दिल के थे, वापिस लिया शरद पवार को और मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन शरद पवार ने कभी भी कांग्रेस का जो इतना बड़प्पन है उसको साथ संवार के नहीं रखा, हमेशा गद्दारी की। 1999 में गद्दारी की। क्या शरद पवार ने अपने पार्टी में सबसे ज्यादा 72 एमएलए लाए थे 2004 में। उसके बाद में कभी भी शरद पवार बड़े नहीं गए। तो क्या बात कर रहे शरद पवार अपनी ताकत पे सीट लाएगा। शरद पवार 3.5 जिला में 3.5 डिस्ट्रिक्ट तक का नेता है। आपने उनको बहुत बड़ा चढ़ा के रखा है। क्या बोलते हैं, लार्जर देन लाइफ किया है, ऐसा कुछ नहीं है। हम शरद पवार को मानते नहीं, ना कल मानते थे, ना आज मानते, ना कल मानेंगे। बाकी जिसको मानना है मानने दो। डॉक्टर ढोने, वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू सर। नहीं, ऐसा ये 3.5 जिलों के जो शरद पवार साहब को बोलते हैं, वैसे प्रमोद महाजन ने बोला था कि शिवाजी महाराज ये 3.5 जिले के नेता है, यही बोले थे शिवाजी महाराज के बारे में। गलत बात कर रहे हैं आप डोने जी। उन्होंने नहीं बोले थे प्रमोद महाजन ने बोले थे कि 3.5 जिला के नेता है। नहीं, बिलकुल गलत है। बोले थे उन्होंने हे कहा था की 3.5 जिल्ह्यामध्ये आपलं साम्राज्य तयार करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांनी आपले घोडे अटकच्या पलीकडे दिले, असं ते संपूर्ण वाक्य आहे। असं ते वाक्य आहे। उगाच काय, छत्रपती शिवाजी महाराजांना सोडून द्या ना प्लीज। तुम्ही आम्ही मराठी माणसं आहोत, महाराजांना सोडून देऊया। महाराजांचं राजकारण नको ना प्लीज। नहीं ठीक है, आता एकच आहे, एक ही है सर। अभी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, देखो बीजेपी 160 सीटें लड़ने वाली है। बीजेपी 160 सीटें लड़ने वाली है। तो बीजेपी पिछले बार भी 170 के ऊपर लड़ी थी, अभी 160 लड़ने वाली है। और बीजेपी के बारे में नाराजगी है, बीजेपी की सीटें बहुत कम होने वाली है। बीजेपी की सीटें 70-80 तक ही जाएगी। और अजित पवार की तो 4-5 सीटें आएंगी, उसमें अजित पवार भी हार सकते हैं। नहीं, ये हकीकत है, ये हकीकत है। अजित पवार के लोग रोज छोड़ के जा रहे हैं। अभी जब इंटरव्यू अपना ये चालू था, उनके एक मिनिस्टर अजित पवार के साथ जो थे, अभी ने राजेंद्र सिंह ने पहले मिनिस्टर रहे थे, कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी लड़की बोलती मैं लड़ूंगी। तो ये जो है ना, ये अजित पवार के साथ कोई नहीं रहने वाला है। उनके 4-5 अगर आ गए, उसमें अजित पवार नहीं रहेंगे, वो 4-5 में वो हारने वाले हैं इलेक्शन। तो 4-5 आएंगे और शिंदे साहब के आएंगे 15 सीटें, 20 सीटें, और इनके आएंगे 70-80, 100 के करीब अंदर ही जाएंगे। तीनों पार्टियां मिला के 100 का आंकड़ा पार करने वाले नहीं है। आपने तीनों पार्टियां 100 का आंकड़ा पार करने वाले नहीं है। इसका मतलब 180 से 188 आपकी आने वाली, कहने का मतलब नहीं 188 नहीं, 170 आएंगे हमारी, और 18 सीटें इधर अन्य आके आएंगे। समाजवादी पार्टी, ये बाकी जो है, बाकी तो समाजवादी पार्टी हमारे साथ है, उनके अभी 2 एमएलए अभी ज्यादा आएंगे समाजवादी पार्टी के भी, और मित्र पक्ष है हमारा। और इसके अलावा बाकी भी इंडिपेंडेंट भी आएंगे, बाकी पार्टियां भी आएंगे छोटी छोटी। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। अवधूत वाघ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर ढोने, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मनीष सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर ढोने अकोला से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एंड Mr. Wagh, it is always a pleasure to have you on the show. After a long time, you're coming for a long time. Namaskar, sir. Thank you. Jai Siya Ram. Har Har Mahadev. Thank you. Well, that was a very civilized discussion. Actually, I expected some fireworks. There weren't any. आज fireworks नहीं हुए। लेकिन प्रदीप जी, एक चीज तो है कि भाई, चलिए, डॉक्टर ढोने, of course, he can claim credit for the fact that he actually said it before the Lok Sabha elections कि इन इंडिया अलायंस के तकरीबन 30 से 35 सीट आने वाली हैं, उनकी 30 सीट्स आई, नो डाउट। बट वन थिंग विच
nobody is commenting on, Pradeep ji, at the moment, is what you mentioned, that law and order is a subject on which, unfortunately, the Shinde government does not have very much to say. At the end of the day, we've not seen this kind of thing happen in Mumbai. Not in the last 10 years. 10 बरस में इस किस्म की स्थिति पहले देखने को नहीं मिली है, प्रदीप जी. Sir, one is the law and order. Second thing is the micro planning that BJP claims where Haryana is concerned, where the whole world said you're going to lose and they won. They said it's our micro planning. What about your micro planning in Maharashtra? I want to see how it's going to be implemented and how they're going to see that they win, because गए बार भी यही माइक्रो प्लानिंग किया था, तो बीजेपी 21 से सीधा they came down to 9 seats. And अभी का कौन सा माइक्रो प्लानिंग से, because I don't see Ajit Pawar coming anywhere, as everybody says what's going to happen to Ajit Pawar, that seats are going to go off. Eknath Shinde so which is exactly what the RSS has been saying. If you read the articles in Organizer, they have said very very clearly, why have you got Ajit Pawar with you? Eknath Shinde ji और आपकी युति बहुत अच्छी चल रही थी, जबरदस्त चल रही थी, आपने अजीत पवार को साथ में क्यों लिया? And आपको gain क्या हुआ? What are you going to gain? That's right. You only satisfied your own ego that शरद पवार जी को मैं neutralize करूँगा, शरद पवार जी को ये करूँगा. For that, you're sacrificing around 50 seats, because Ajit Pawar wants to fight 50 seats, around 50 plus. He's asked for 60. Yes. So that 50 maximum is going to go off. You're going to lose. You're not going to gain. You're not going to gain. And so that's a big loss for them. So in effect, you're going to be fighting only 230 seats. Exactly. Instead of 288. Yes. 288 से आप असल में 230 पर लड़ रहे हैं, क्योंकि वो 50 या 55 सीटें जो अजीत दादा पार कहीं वो तो हिट और मिस है साहब. हो सकता है 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, मैक्सिमम 10 आ जाए, उससे ज्यादा तो आने वाली नहीं है. सीधी सादी बात है. अभी सर मैं जो कह रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल बीजेपी के वोटर्स हैं वो ठीक है, मोदी जी के लिए वोट करेंगे, बट आज भी जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो फडणवीस जी के साथ कौन बैठे थे? एक दरेकर बैठे थे, एक प्रसाद लाड बैठे थे. नाउ व्हाट आर दे गॉट टू डू? What happens to the local, traditional, loyal BJP leaders within the BJP and party? Hasn't Chitra Bagchi been nominated? Yes, she's also nominated. She's also been nominated. Yes. तो जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के लिए जिन्होंने हर चीज कुर्बान कर दी, उनका क्या? मतलब what about them? Exactly. So I mean, क्या what's elections? And that, by the way, includes the gentleman who was there on our screen, अवधूत वाघ साहब. बिल्कुल. अवधूत वाघ साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं. उसके बाद भारतीय जनसंघ में आए, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और आज तक उनको कुछ नहीं मिला. मेरा ये कहना है, instead of rewarding such people, you are rewarding others. What are you doing? All those people who have come in from outside. Not done. मुझे ऐसा लगता है प्रदीप जी, अगर ये जो महायुति है, अगर इसको कोई जिता सकता है तो वो अकेले एकनाथ शिंदे साहब हैं. वेरी फ्रैंकली, जिस प्रकार एकनाथ शिंदे साहब ने अभी तक काम किया है, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अभी भी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे हर एक को साथ में लेकर के आगे चल रहे हैं, वो कहते हैं ना ट्रिपल इंजन, डबल इंजन, कुछ नहीं, इट्स अ सिंगल इंजन सरकार, और दैट इंजन इज एकनाथ शिंदे. जो शिंदे ने काम किया है अभी, उसी की वजह से आज की तारीख में इस महायुति की गुडविल है महाराष्ट्र में. वरना I think it had all gone, very frankly. And probably when Prime Minister Modi can come here and impress upon the BJP rank and file that you are doing it for me. Yes. Your sacrifices are for me. So forget about everything, vote for me. And then if that appeals to the people, then BJP can, all its micro planning and everything will fall in place. But if I don't think otherwise. But Maharashtra is not Haryana, Pradeep. Maharashtra is about 10 or 15 Haryanas combined. Yes. तो मतलब वह इतना आसान नहीं होगा. एंड यू हैव अ फॉर्मिडेबल अपोनेंट लाइक शरद पवार हियर. हरियाणा में कौन है साहब? ओनली भूपेंद्र सिंह हुडा, दैट्स इट. और हुडा साहब के बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल प्रेडिलेक्शंस, द कांग्रेस हैड टू सफर व्हाटएवर इट हैड टू सफर if we take the EVM out of the equation. I don't believe that thing about the EVM anyway. I think it's very silly. I mean, the whole thing about it is died down now. Sir, I mean, let's not even go there. The election commission was absolutely aggressive when somebody talked about it. In fact, he trashed the exit polls also. He said, "What exit polls are you talking about?" What? This is nonsense. It's nonsense. He said, "How can you predict something at 8 p.m. when we ourselves declare something after 9 o'clock?"
So your reporters are telling you something, and based on that you give some that ये आगे है, this is they are ahead and this ahead, when we ourselves have not declared anything. अरे 9 बजे के बाद तो ये मालूम पड़ता कितने लोगों ने वोट दिया, और कभी-कभी 11-12 बजे के बाद मालूम पड़ता है। Exactly. और आपके रिजल्ट आ रहे हैं 8 बजे करीब, आप अनाउंस भी कर रहे हैं 7:30 बजे चालू कर देते हैं कि आप आगे है, ये आगे, वो आगे, कि भाई कांग्रेस की 55 से 60 सीटें आ रही हैं। तो इसे जब हमने ही डिक्लेयर नहीं किया तो आप कहां से? So rightfully speaking, instead of making fun of the Congress, rightfully speaking, all the channels which carried out those opinion polls and exit polls, rightfully speaking, they should have apologized profusely to all their viewers that they got it wrong again. They said Modi ji 400 पार कर रहे हैं लोकसभा में, and they got it wrong. And again in Haryana, they said Congress is sweeping the elections, and they got it wrong. So rightfully speaking, they should have apologized to everybody. Yes. They didn't. That's what the election commission said. That exit polls say something, and then to justify exit polls, you give the initial leads, favoring as per the exit polls, results. So exit polls said Congress is going to win. You started Congress is gaining, because you wanted to justify that. Ultimately, when the real result came out, you fell flat. Rightfully speaking, this exit poll business, unless and until it mirrors what takes place, say, in the United States, or takes place, say, in the UK, where they've never gone wrong, by the way, except once, and that too by just about 1.2%, and that was enough. That was I think 2016, if I'm not mistaken, when Donald Trump defeated Hillary Clinton against expectations, and it was a difference of just about 1 to 1.2% votes. Otherwise, exit polls in the US and even in the UK and even in France and even in Germany have always been very accurate. So which is why the sample size is, that is because the sample size is huge. Here, you have how many 70 crore voters? 70 करोड़ वोटर्स में से आप ज्यादा से ज्यादा 5 या 6,000 वोटर से बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने एग्जिट पोल कर ली। आई मीन दिस इज लाइक क्रेजी। एग्जिट पोल क्या होती है? पहले अपने दर्शकों को बता दूं एग्जिट पोल होती क्या है। एग्जिट पोल का मतलब है कि आपका आदमी पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा है और लोगों से पूछ रहा है भाई आपने किसको वोट दिया, एज इफ पीपल आर गोना टेल यू कि मैंने इसको वोट दिया है। जी अब आप बोलें सर। नो, इट शुड बी टेकन लाइक WWF, यस, एंटरटेनमेंट वैल्यू, ये होने वाला, वो होने वाला है, ऑल काइंड ऑफ मसाला, and should be treated as masala. I don't think you should take it very seriously, because up till now, the last few times you've seen it's totally been absolutely wrong in whatever they completely. It is flopped completely. Off the target. And I don't think we should take it seriously. And when I must say again, what we began with, I hope there will be a proper and thorough investigation into the murder of Baba Siddiqui. We need to know what happened. We really and truly need to know what happened. This Lawrence Bishnoi thing looks like a B movie. It looks like one of those, the later Ram Gopal Verma films. In any event, Ram Gopal Verma himself has come out with a tweet today where he says that Lawrence Bishnoi is nicer looking than all the Bollywood heroes. And somebody has suggested Salman Khan should play the role of Lawrence Bishnoi in a Lawrence Bishnoi biopic. Exactly. That's just about it. Yes, sir. Well, I hope to God the investigation is thorough, investigation is fair, and we get to know the truth. I know that's asking for the moon, the sky, the stars and everything else, but man lives in hope. And we are very hopeful that the truth will come out at some point of time. Well, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। There it is, and you could actually hear the bell. So please do subscribe to the channel. Send your comments. We love reading your comments. We love to know what you think. And that's it. From both Pradeep ji and myself, आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. जय हिंद।